redressal एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। रीड्रेसल जो एजेंसीज होती हैं, रीड्रेसल हमने पहले भी बताया था कि रीड्रेसल में आप क्या करते हो कि आपकी कोई भी आपको कंपनसेशन चाहिए, कोई भी रेमेडी चाहिए, तो उससे रिलेटेड आप जो है अपनी कंज्यूमर की जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको कंप्लेन कर सकते हो। अब कहाँ करोगे? 3 टायर एनफोर्समेंट हमने मशीनरी कह सकते हैं इसे सेटअप किया हुआ है, जिसमें 3 लेवल्स है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अगर हम तीनों की बात करें तो यहाँ सारी कंप्लेंट्स जो है वो स्पीडली जो है इनका कंप्लेंट्स को स्पीडली पॉसिबली वे में जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाता है, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ्स के अंदर अंदर सारी कंप्लेंट जो है सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, जिसमें टेस्टिंग वगैरह हम सब कहते हैं ना, लैब टेस्ट में भेजा जाता है, तो वो भी सब मिला के। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ जो रीड्रेसल होता है वो कंज्यूमर की जो भी ग्रीवेंसेस होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंडर होती है, और इसका सेटअप कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर आ जाता है इसके मेंबर्स की बात करें। फर्स्ट इसमें प्रेसिडेंट है और 2 अदर मेंबर्स है, जिसमें से 1 मेंबर जो है वो वुमेन है। जो भी कंप्लेंट्स होगी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, उनकी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी वो 20 lakhs है। और जैसी कंप्लेंट हमें रिसीव होगी तो जो गुड्स है वो टेस्टिंग के लिए जाएंगे लेबोरेटरी के लिए, और एक टेस्टिंग रिपोर्ट तैयार होगी। अगर तो सेटिस्फाइड नहीं होते हम उस रिपोर्ट से, तो हम आगे अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में विद इन 30 days ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। तो यहाँ अमाउंट का ध्यान रखना है मेनली कि 20 lakhs, 0 से लेके 20 lakhs के बीच में होने चाहिए। ठीक है, 0 से हम कह सकते हैं स्टार्ट है, 0 तो कोई अमाउंट नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा इसमें ये ध्यान रखना है मेन कि आप 30 days के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। सेकंड आ जाएगा स्टेट कमीशन। इनका सेटअप भी स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है। यहाँ पर 1 प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर्स है, जिसमें से 1 मेंबर जो है वुमेन है। यहाँ पर कंप्लेंट्स कौन सी होगी? 20 lakhs to 1 crore। यहाँ भी कंप्लेंट्स मिलने के बाद टेस्टिंग होगा गुड्स का, अगर कंसीडरिंग करेंगे रिपोर्ट को, और अगर वो कंप्लेंट जिसने की है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो विद इन 30 days वो कहा जाएगा? नेशनल कमीशन में। तो फिर इसमें भी ध्यान रखना है 20 to 1 crore और विद इन 30 days नेशनल कमीशन। अब आ जाओ नेशनल कमीशन पे। नेशनल कमीशन का जो सेटअप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पर 1 प्रेसिडेंट है, प्लस अगर हम बात करें यहाँ 4 अदर मेंबर्स हैं, जिसमें से फिर से वही है 1 इज वुमेन है। और यहाँ पर कौन सी कंपनसेशन होगा? जहाँ 1 crore से एक्सीड करते हैं। और फिर वही है, जब आपको कंप्लेंट मिलेगी तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, लेबोरेटरी में गुड्स टेस्ट होंगे, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं डिसीजन से तो आप नेशनल कमीशन के बाद, अगर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया हुआ है तो आप नेशनल कमीशन के बाद नहीं जा सकते। जो नेशनल गुड कमीशन, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, तो जो नेशनल कमीशन ने ऑर्डर दिया है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। पर जो कंप्लेंट, मैम हाँ जी मैम एक बार सिलेबस बता दो बिजनेस का। बता देते हैं, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया हम। तो जो गुड्स की जो भी कंप्लेंट आएगी, अगर वो सीधा ही 1 crore से अबव है, अगर वो सीधा ही नेशनल कमीशन में आई है पहली बार, वो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। नहीं तो आगे डिस्ट्रिक्ट से जो स्टेट में आई है या स्टेट से जो भी नेशनल में प्रॉब्लम्स आई है, कंप्लेंट्स आई है, वो आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। नेशनल कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया होगा वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पीछे से कंप्लेंट्स आएंगी
डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, वो नेशनल पे ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपकी सीधा नेशनल में आएगी वो आपकी सुप्रीम कोर्ट तक कंप्लेंट जा सकती है। क्लियर? और इसी में हमारा था रिलीव्स अवेलेबल टू दी कंज्यूमर। क्या क्या रिलीव्स एक कंज्यूमर को मिल सकते हैं अगर हम बात करें? सबसे पहला है रिमूव द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स जो है आप उसको रिमूव कर सकते हो, कोई रिप्लेस कर सकते हो डिफेक्टिव गुड्स को। प्राइस जो भी है वो रिफंड कर सकते हो। कोई भी डैमेजेस हुए हैं उसके रिलेटेड आप पे कर सकते हो। डिसकंटिन्यू कर दोगे आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को और रिपीट नहीं करोगे ये चीज फिर से फ्यूचर में। प्लस आप आगे से ऐसे डेंजरस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल नहीं करोगे, या अगर आपके ऑलरेडी मार्केट में है तो उसको विड्रॉ कर लोगे, या कह सकते हैं आप जो आपने फॉल्स एडवर्टीजमेंट दी थी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको भी चेंज करोगे, मिसलीड नहीं करोगे। तो जो भी ये सारी चीजें हैं आप उसको देखेंगे कि ये कस्टमर्स को हमारे रिलीफ मिल सकती है। मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन घूमते हैं वो इसी के आसपास होते हैं कि क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ कंज्यूमर, प्लस क्या रिलीफ उसको आप दे सकते हो। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं इसके आसपास ही मोस्टली क्वेश्चन आपके आते हैं। एनी डाउट? यस, एनी डाउट चैप्टर नंबर 12 में? कार्तिक, लवप्रीत, नरगिस? यस मैम। क्लियर? हाँ जी मैम, क्लियर है जी। हाँ जी ज्योति पूछो। सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 to 6 पार्ट 1 and in part 2 chapter number 12. I'm only 7 chapters. Yes. मैम इसका पैटर्न भी बता दो कैसे आना है। पैटर्न ये आएगा कि 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो सब चैप्टर्स से होंगे, 20 एमसीक्यूज, 10 ट्रू फॉल्स। तो ये सारे चैप्टर से कहीं से भी हो सकता है जो टॉपिक्स आपने सारे किए हुए हैं। प्लस जो 25 मार्क्स का पेपर होगा वो आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के। हम एक बार फिर से बताना। जो आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव वो सब चैप्टर से होगा जिसमें 20 एमसीक्यूज होंगे एंड 10 ट्रू फॉल्स। प्लस जो आपका 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपके 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि 3 मार्क्स के 2 हो जाएंगे, 5 मार्क्स के 3 हो जाएंगे, एक 4 मार्क्स का हो जाएगा, ऑप्शन भी होगी। ठीक है ना, जैसे आपका पेपर आता था 11th में। ठीक है, 1 मार्क्स के तो हमने उसी में कंप्लीट कर दिए, तो 3, 4 और 5 को हमने कंसीडर किया, अभी 6 का नहीं किया क्योंकि पेपर इतना लेंथी नहीं है ना, सिर्फ 25 मार्क्स का है इसीलिए। क्लियर? तो हमने यस मैम। हाँ, तो जब हमने चैप्टर नंबर 12 रिवाइज कर लिया है, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का जो चैप्टर है हम ऑलरेडी पहले कई बार रिवाइज कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको स्टाफिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। कौन बताएगा मुझे स्टाफिंग की डेफिनेशन? हम टेस्ट भी ले चुके हैं। हाँ जी अमन बताना, स्टाफिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग?
Staffing means recruitment of is in a रिक्रूटमेंट ऑफ मैम क्या बताना है? व्हाट इज स्टाफिंग? मैम बताऊं? हाँ जी, मैम मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए। मैम स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल जो भी है। पुटिंग पीपल टू जॉब्स, Yeah, ma'am, राइट जॉब। finding appropriate person for a वही राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग। मैम ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करना। या फिलिंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्या है? जो फिलिंग और कीपिंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है उसको फिल करना, उसे भी स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो जो स्टाफिंग है वो कॉम्बिनेशन है, उसमें परमानेंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, डेली वर्कर्स भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हो सकते हैं। तो स्टाफिंग सबको कह रहे हैं हम। जो भी स्टाफ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, ठीक है ना, तभी तो हमने कहा राइट पर्सन इन अ राइट पोजीशन पे, वो स्टाफिंग आ जाएगा। तो स्टाफिंग के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कितनी आपको वर्कफोर्स की जरूरत है। उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है या बिग है। स्मॉल है तो हो सकता है 15 to 20 स्टाफ भी चलेगा। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस है 100 तक भी चल सकता है। फिर उसके बाद जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो। ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये सारा ही स्टाफिंग का पार्ट है। अगर आपको कुछ ना याद आए तो आप इन सारे पॉइंट्स को मिक्स करके भी लिख सकते हो कि स्टाफिंग है क्या। आइडेंटिफाई करता है पहले वर्कफोर्स, फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है। जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करता है, उनकी ग्रोथ करता है, उनकी कंपनसेशन का ध्यान रखता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। ये एक तरह के पूरे स्टेप्स को ही हमने डेफिनेशन में डाल दिया। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो स्टाफिंग है वो राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब या राइट पोजीशन पे लाता है। अब आ जाता है इसी के साथ ही क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की। स्टाफ की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? है कोई इंपॉर्टेंस? स्टाफ ना हो तो आप काम कर लोगे? स्टाफ होगा तो क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, उसका सर्वाइवल रहेगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आप एक पर्सन की तरफ से सोच के देखो ना, तो स्टाफ होने से क्या होगा आपके पास, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखो कि स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है कि आपके लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ को रखता है, यूटिलाइजेशन करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज की, प्लस जॉब सेटिस्फेक्शन तो है ही। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे देगा? जब आप उसको प्रमोशन दोगे, आप उसको टाइम टू टाइम रिवार्ड्स दोगे, अप्रेज करोगे उसकी, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें एज अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस आ जाती है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है एक तरह का हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस। प्रोसेस जो है हमने कई बार किया और अभी डेफिनेशन में भी किया है। फर्स्ट आ जाएगा
एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट कि आपको चाहिए कितने लोग, ठीक है ना, ये हम बार बार डिस्कस करते हैं। मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप टू जो है कह सकते हो क्लियर करने के लिए टू एनालिसिस को कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग। वर्कफोर्स कितनी चाहिए या वर्कलोड चाहिए, इन दोनों में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्कलोड है आपके पास काम बहुत है, अगर काम के बेसिस पे आपने देखना है तो उसे वर्कलोड एनालिसिस करेंगे। और वर्कफोर्स है आपको कितने लोगों की जरूरत है। देखो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां काम भी तो कम होगा ना, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां काम का बर्डन भी बहुत होगा, काम भी बहुत होगा, तो ऑब्वियस है लोग भी ज्यादा चाहिए। तो दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक तो वर्कलोड से कि काम कितना है, हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा थोड़ा काम हो और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम हो, तो उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हो। और वर्क फोर्स के बेसिस पे भी देख सकते हो कि आपके पास ओवर है या अंडर स्टाफ है या ऑप्टिमल स्टाफ है। हम कहते हैं ऑप्टिमम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए जिससे दूसरों पे बर्डन ना मिले, ओवर भी नहीं होना चाहिए कि कुछ काम ही ना उनके लिए बाकियों के लिए। तो कहीं ना कहीं मैन पावर जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है ना, जहाँ प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें सर्च किया जाता है, उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है टू अप्लाई फॉर दी जॉब्स, ठीक है ना, ताकि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें। उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, उनकी प्रोफाइल देखी जाती है, उसके बेसिस पे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। और आप रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हो, इंटरनल सोर्सेज से भी कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी कर सकते हो, आपने ये सारा पढ़ा हुआ। फिर आ जाता है सिलेक्शन करना। जब आपने सोर्सेज से सिलेक्ट किए हैं तो उनमें से सिलेक्शन करना। सिलेक्शन होता है चूजिंग दी बेस्ट वन, ठीक है, आउट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। जितने लोग आए हैं उनमें से आपने जो बेस्ट वन वाला है उसको चूज करना है। इसीलिए ये नेगेटिव प्रोसेस भी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ कई सारे एम्प्लॉइज जो है उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हम चूज करें जो बेस्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट आ जाएगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए उनके बुलाया है तो उनको फिट करना, मीन्स जो पोजीशन है उसके लिए उनको ऑक्यूपाई करना, उनको सिलेक्ट करना। और ओरिएंटेशन होती है एक इंट्रोडक्शन देना। जब नया एम्प्लॉय आता है तो उसे आप फेमिलराइज करते हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको बताते हो ये आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ये कुलीग्स हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपकी जगह है। तो ये सारी चीजों से फेमिलराइज जब करवाते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन से भी, पॉलिसीज से भी, तो उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। फिर आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आप उनको सब समझा देते हो तो आप उसको उस वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हो। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग देने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो भी वर्क के लिए वो आया है वो उसके लिए इजी हो जाता है, लर्निंग उसकी इजी हो जाती है। तो ट्रेनिंग भी हमने पढ़ी है, आप दो तरीकों से दे सकते हो, ऑन दी जॉब मेथड और ऑफ दी जॉब मेथड से। तो कई सारे हमारे ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं जिसमें उनको आप नई नई स्किल्स, नई नई टेक्नोलॉजी से बता सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, टैलेंटेड लोग हैं उनका पता चलेगा, और साथ ही आप उनकी डेवलपमेंट कर सकते हो। डेवलपमेंट एक तरह की आप कह सकते हो, जब बहुत टाइम तक एक पर्सन आपके साथ काम करता है तो वो धीरे धीरे उस काम में एक एफिशिएंट हो जाता है, आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता। आप देखो पर्सन हमेशा ही अपने आप को कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने आप को डेवलप करता रहता है। ट्रेनिंग आप एक चीज की ले सकते हो, वो कुछ टाइम बाद आप छोड़ सकते हो क्योंकि आप उसमें ट्रेन हो चुके हो। पर जो डेवलपमेंट है
वो एक इनिशिएटिव है, आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करती है, वो आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है जब एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग लेते हैं, जॉब करते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। अब इवेल्युएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, उनको अप्रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे फाइनेंशियली भी कर सकता है, नॉन फाइनेंशियली भी उनकी परफॉर्मेंस को कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे अप्रेजल मिल रही है, और अप्रेजल हमेशा पास्ट, करंट और हर चीज को देख के करनी चाहिए। ये नहीं कि अभी अच्छा काम किया और पीछे गलत कर रहा था, तो सारी चीजों को देख के प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए कि अब वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे मैंने एग्जांपल इसका पहले भी कई बार लिया है, क्लास में मॉनिटर्स होता है, या क्लास में एक चार्ट लगा होता है, तो हर बच्चे को एक साइन दे दिया जाता है कि जो अच्छा काम करेंगे उन्हें गोल्डन स्टार मिलेगा, जो थोड़ा सा ठीक काम करेंगे उनको सिल्वर स्टार मिलेगा, जो बहुत ही क्लास को परेशान करेंगे, नोटी होंगे, उनको ब्लैक स्टार मिलेगा। तो ऐसी अप्रेजल की जाती है, उससे परफॉर्मेंस पता चल जाती है कि बच्चे का या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है एम्प्लॉयज का, उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है पिछला। ये लिए कि वो चेंज नहीं होगा, हो सकता है वो ब्लैक से सिल्वर में आए, सिल्वर से गोल्ड में भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो अप्रेज की जाए। फिर आ जाते हैं प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। जब आप देखते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एक पर्सन डेवलप हो रहा है, उसकी अच्छी वो हो रही है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप उसको प्रमोशन देते हो। प्रमोशन पार्ट ऑफ अ कैरियर ही है, हर कोई चाहता है एक अच्छी पोजीशन पे आए, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले, तो कहीं ना कहीं उनके कैरियर में भी ये हेल्प करता है। जब आप बात करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, उनको प्रमोशन देने की, तो कहीं ना कहीं उनको कैरियर में डेवलपमेंट मिलता है, उनको पेमेंट अच्छी मिलती है, जिससे उनको जॉब की सेटिस्फेक्शन होती है। फिर आ जाता है कंपनसेशन देना। कंपनसेशन लास्ट आ जाता है कि कंपनसेशन किस वे में देना है। जैसे अभी हम आगे करके इसके डिटेल में पढ़ेंगे, जो कंपनसेशन है वो एक फॉर्म में वेजेस और सैलरीज की फॉर्म में दिया जाता है। ये डिपेंड करता है किसकी कैसी जॉब है, सबकी सैलरी सबकी वेजेस एक जैसी नहीं होती। कई जगह तो सैलरीज और वेजेस के साथ कमीशन और इंसेंटिव या बोनस भी दिया जाता है। जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको वेकेशन भी मिलती है, ठीक है, कई बार इंश्योरेंस भी होता है, तो ये सारे पार्ट ऑफ कंपनसेशन है। अगर आप बात करो कंपनसेशन की, तो वो 2 टाइप्स की है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल होती है जो पैसों में दी जाती है, ठीक है, जिसके लिए मनी पे किया जाता है, और नॉन फाइनेंशियल होती है जिसके लिए मनी न पे की जाती है, लेकिन फिर भी आप उसको देखते हो, अप्रेस करते हो। जैसे कि किसी को अप्रेस कर देना सबके सामने, ठीक है, क्लास में किसी को हेल्प करने के लिए कह देना, किसी के नोटिस बोर्ड में उसके बारे में लिख देना, तो ये सारी क्या है, एक तरह की उनका स्टेटस अपडेट कर देना, ठीक है ना। जॉब में उनकी चेंजेस ला देना, उनकी जॉब को सिक्योरिटी दे देना कि आपको वो नहीं हटाएंगे, तो ये सारे क्या एक तरह के, जरूरी नहीं है कैश में जो दिया जाए वही हमेशा कंपनसेशन होता है, कई बार नॉन फाइनेंशियल तरीकों से भी आप पे कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। हाँ जी, एनी डाउट्स? नो मैम। बताया करो साथ साथ, तभी पता चलेगा ना आपको कुछ पूछना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुनिए, ये बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है। नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट which concentrate on employing
and retaining the right person at right job. Explain why this function is important for an organization. हाँ जी बताइए. Name the function of management which concentrate on employing and retaining the right person on right job. ये कौन सा फंक्शन हुआ मैनेजमेंट का? Staffing. स्टाफिंग हुआ. ठीक है ना. राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब जब भी आएगा स्टाफिंग हुआ. फिर पूछा है एक्सप्लेन व्हाई दिस फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. तो आप क्या लिखोगे? इस पे इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना कि बताते जाओ क्यों जरूरी है क्यों जरूरी है. यानी कि क्या पूछा इसमें? इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पूछा गया इस क्वेश्चन में हमसे. स्टाफिंग की एक तरह का पूछा है. पहले स्टाफिंग आपने ढूंढना था, फिर नेक्स्ट आपने बताना था ये स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस पूछी गई है. क्लियर? इसी में आएगा 3 मार्क्स क्वेश्चन. व्हाट इज स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट इज स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो यहाँ क्या बताना है? स्टाफिंग की प्रॉपर डेफिनेशन विद मीनिंग बताना है. मीन्स आपको जो भी स्टाफिंग के बारे में नॉलेज है वो आपने बतानी है, क्योंकि उन्होंने एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा है कि स्टाफिंग को प्रॉपर डिफाइन करो, तो आपने सारा बता देना. मैम हाँ जी. जो इम्पोर्टेंस थी, तो मतलब हम उसे सिर्फ पॉइंट में लिखेंगे या फिर थोड़ी थोड़ी डिफाइन करेंगे उसको थोड़ा नहीं बहुत? नहीं, पॉइंट्स में ओ, जो पॉइंट्स दिए हुए है ना क्वेश्चन में, इन्होंने तो ऐसे पूछ लिया व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. तो आपने बताने नहीं चलने जाना कि हाँ ये इसलिए है उसलिए है, जैसे बच्चे बना लेते हैं पॉइंट्स. सीधा इम्पोर्टेंस. ब्रीफ में. हाँ आपने पॉइंट्स में एक एक पॉइंट को डिफाइन करना है प्रॉपर. पैराग्राफ में नहीं बता ओ, देना. Name the department which is concerned to be responsible for staffing. कौन सा डिपार्टमेंट है? HRD डिपार्टमेंट है जो स्टाफिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. चाहे ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक कट चुका है, लेकिन आपको पता हो कि स्टाफ रखने का काम जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं खासकर वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं. छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो चल जाता है, कोई भी अपॉइंट कर लेता है, लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ स्पेशल एक डिपार्टमेंट बना होता है इसका, जिसे HRD डिपार्टमेंट कहते हैं. जितनी भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होती है सारा काम वही देखते हैं. क्लियर है? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. जब भी आपको ये आएगा तो आपने ये पूरे 8 के 8 ही पॉइंट्स बताने हैं. ठीक है ना. कंपनसेशन तक थोड़ा थोड़ा चाहे बताना है. नेक्स्ट आ जाता है रिक्रूटमेंट की डिटेल्स करेंगे हम. रिक्रूटमेंट अभी हम बता के पीछे आए हैं कि इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस विच एम इज टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है ना. फॉर द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आएंगे उतनी ही आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको फाइंडिंग द सुटेबल एम्प्लॉयज. ऑब्वियस है, जितने आपके पास एप्लीकेशन आएंगी उतनी आपकी चॉइस बढ़ जाएगी, उसी में से आप सिलेक्ट कर पाओगे. ठीक है ना. तो अब इसमें आ जाता है सोर्सेज क्या है. आप कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. तो अगर हम बात करें तो 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज की जब आप बात करते हैं वह 2
थिंग्स आ जाती हैं, 2 टाइप्स कह लो, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। इंटरनल का मतलब क्या है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जब आप कुछ रिक्रूटमेंट करते हो, कुछ एम्प्लॉयज रखना चाहते हो, तो ये आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा प्रमोशन के थ्रू। प्रमोशन क्या होता है, शिफ्टिंग करना, वन जॉब टू अनदर जॉब, ठीक है, या वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट भी हो सकता है प्रमोशन, ठीक है। पर प्रमोशन में ये ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, सैलरी, आपका स्टेटस सब प्रमोट होगा आपके साथ। लेकिन ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफर भी हो सकती है वन जॉब टू अनदर या वन डिपार्टमेंट टू अनदर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, आपका स्टेटस, आपकी सैलरी वो सेम रहेगा, ठीक है ना। वो एक तरह का वर्टिकल मूवमेंट है, पर ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ही डाला जा रहा है आपको। कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलने से क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो प्रमोशन आप क्या कहोगे, आप टीचर से कोऑर्डिनेटर बन गए, कोऑर्डिनेटर से वाइस प्रिंसिपल बन गए। लेकिन ट्रांसफर क्या कहोगे, आप एक डिपार्टमेंट में टीचर थे, अब दूसरे डिपार्टमेंट के बन गए, या क्लियर। आपको डिपार्टमेंट में जब पोजीशंस अलग अलग दे दी जाती हैं तो हम उसे कहेंगे नॉर्थ जोन या साउथ जोन में दे दिया तो उसे आप ट्रांसफर कहेंगे। पर अगर वही चीज आपको वन प्लेस पे भेज दी जाएगी थ्रू प्रमोशन के थ्रू, ठीक है ना, वर्टिकल फॉर्म में भेज दी जाएगी तो उसे आप क्या कहोगे, प्रमोशन कहोगे। तो ये था हमारा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल मींस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं हम इनके एडवांटेजेस की, कि इंटरनल जो रिक्रूटमेंट होती है उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट है, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर आपको पता है आपको कभी भी प्रमोशन मिल सकती है तो ऑब्वियस है आप मोटिवेट होगे ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है। और दूसरा आप कह सकते हैं सिंपल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस। बड़ा ही सिंपल वे है सिलेक्ट करने का, क्योंकि एम्प्लॉइज ऑलरेडी वर्किंग है हमारे पास, हमें उनकी पूरी इवेल्युएशन है कि वो कैसा काम करते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर से उसकी प्लेसमेंट कर सकते हो। फिर है ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर एक बहुत अच्छा तरीका है जहां आप ट्रेनिंग दे सकते हो एम्प्लॉइज को, जब ट्रेनिंग दोगे तो वो और बेटर होंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उनको आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए अपग्रेड कर रहे हो। इसके अलावा शिफ्टिंग करने से, ट्रांसफर करने से क्या होगा, जहां शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज है या स्टाफ है वो कंप्लीट आप कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है जहां सेविंग्स भी हो जाएगी चीपर एज कंपेयर अगर हम अदर मेथड देखें, और टाइम भी कम लगेगा। तो हम कह सकते हैं इससे ना तो आपको नए खर्चों की जरूरत है, ना ही कोई ओरिएंटेशन की जरूरत है, ना ही कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि पुराने एम्प्लॉइज हैं, आप इजीली उनके साथ कर सकते हो। फिर आ जाता है इसकी लिमिटेशंस की बात करें। इंटरनल सोर्सेज की कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है कि फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता, कोई स्कोप नहीं है कि कोई फ्रेश टैलेंट आ जाए, क्योंकि जब फ्रेश टैलेंट आता है तो वो नए नए आइडियाज लाता है, तो क्योंकि आप नए लोग रखोगे नहीं तो नए नए आइडियाज नहीं आएंगे। फिर है इससे एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इफेक्ट आता है। क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको फ्रीक्वेंट आप बार बार ट्रांसफर करते हो, उन्हीं लोगों को बार बार रख रहे हो, तो इससे क्या होता है उनके बिहेवियर पे, उनकी प्रोडक्टिविटी पे बैड इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप इम्प्रूवमेंट की जरूरत रखते हो, वो इम्प्रूव के बजाय कम हो जाती है। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल कंपटीशन नहीं रहता। जब आप इंटरनल सोर्सेज से एम्प्लॉयमेंट करते हो तो एक तो कंपटीशन नहीं रहता, ठीक है,
कोई इतना स्ट्रेटजीज नहीं लगाता, कोई इतनी कह सकते हैं सुटेबिलिटी से काम नहीं करता, आप कह सकते हो। तो प्रमोशन कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन जो स्पिरिट है उसको भी कम कर देता है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में।